नमस्कार श्रोता, मैं हूँ आरजे कृतिका। चल रहा है मेरा खास कार्यक्रम एक कदम बदलाव की ओर। और इसी के साथ आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रतापगढ़ के इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर और वन क्षेत्र अधिकारी हरिकिशन जी। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया हमको। थैंक अ, यू। सर, प्रतापगढ़ में रंगतेरस आने वाली है और प्रतापगढ़ में लोग होली जो है वो रंगतेरस के दिन खेलते हैं। तो सर, उन्हें ये बताइए कि हर्बल गुलाल कितना ज़रूरी होता है। एक्चुअली अभी जो बस बहुत ही अच्छा आपने सटीक क्वेश्चन किया है कि रंग तेरस के ऊपर जो अभी गुलाल से सारे जो प्रतापगढ़ की जनता है रंग तेरस पे होली खेलेगी, तो उनको वास्तव में हर्बल गुलाल की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। हर्बल गुलाल वो गुलाल जो प्राकृतिक पत्तियों से, फूलों से और हमारे जो वनस्पतियां हैं उनके द्वारा ही इसको बनाया जाता है। प्योरली हर्बल होता है, मीन्स प्राकृतिक होता है। जी। इसमें कतई प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग नहीं करते हैं। ओके। तो सर, हर्बल गुलाल खेलने से लाभ क्या मिलेंगे। बेसिकली देखो, हर्बल गुलाल का तो बहुत बड़ा फायदा है। एक्चुअली जिस तरीके से अप्राकृतिक रंग मिला करके, एसिड वगैरह डाल करके, और यदि वो गुलाल से खेलते हैं तो त्वचा पर बड़ा ही गलत इम्पैक्ट पड़ता है और त्वचा फट जाती है, या त्वचा के ऊपर उसका फटने के साथ साथ ही त्वचा के अंदर त्वचा के रोग जो होते हैं वो भी क्रिएट हो जाते हैं, जी। वो भी पैदा हो जाते हैं। तो उससे तो हमेशा बचना चाहिए और हर्बल गुलाल का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल सर। सर, आप ये बताइए कि क्या हर्बल गुलाल का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों में भी किया जाता देखो, है? ये तो गुलाल की जहाँ-जहाँ उपयोग हो सकता है वहाँ करना चाहिए। मैं नहीं कहना चाहता कि वो धार्मिक अनुष्ठानों में नहीं, धार्मिक अनुष्ठान तो पहले होना चाहिए। कारण बिल्कुल। क्या है कि ये प्राकृतिक चीज़ों से ही बनाया हुआ है। कतई इसको अप्राकृतिक रंग-रोगन से, रंग से या एसिड वगैरह से नहीं बनाया हुआ है, तो इसको बिल्कुल। हम धार्मिक उपयोग में भी कर सकते हैं। कोई इश्यू नहीं है इसमें। बिल्कुल सर। जी। सर, जैसे आपने बताया कि हर्बल गुलाल का हमें प्रयोग करना चाहिए, तो आर्टिफिशियल गुलाल होता है वो कितना नुकसानदायक हो सकता है? देखिए, नुकसान की बात कुछ नहीं कह सकते कि कहाँ तक नीचे तक वो कितना आपको डैमेज कर सकता है। अप्राकृतिक जो रंग है, अप्राकृतिक एसिड है, या उसमें कोई लवण है, अन्यथा कुछ भी डाला गया है, वो शरीर के लिए दुरुपयोग, मतलब दुष्प्रभाव डालेगा तो डालेगा। और वो बिल्कुल। किस हद पे और कहाँ तक डालेगा और बिल्कुल। किस डीपनेस उसकी होगी, ये पता मुश्किल है। बिल्कुल, कई बार ऐसा बोलते हैं ना, उनके अंदर काँच की हाँ, मिलावट भी काँच की रहती है। मिलावट भी डाल देते हैं और फिर रगड़ देते हैं, रगड़ तो देते, बिल्कुल। रगड़ने से क्या है, वो त्वचा जो फट जाती है और आँखों फट में चला जाता आँखों है। में भी चला जाता है, आँखों को भी इम्पैक्ट आता है, जी। आँखों पे भी पड़ता है, त्वचा पे भी पड़ता है, काँच भी मिला दिया जाता है, बिल्कुल। और भी बहुत सारी चीज़ें कालिख के लिए कुछ और भी कोयला भी मिलाया जाता है, पता नहीं क्या-क्या मिलाया जाता है। तो बिल्कुल। ये चीज़ें तो बहुत ही नुकसानदायक है। सर, जैसे आपने बताया कि आर्टिफिशियल गुलाल नुकसानदायक है, तो लोगों को हम जागरूक कैसे कर सकते हैं हर्बल गुलाल के प्रति? देखो, ये तो पब्लिक को खुद को सामने आना पड़ेगा, और यदि नुकसान दुष्प्रभाव को अगर नहीं झेलना है, आपको प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रहना है और आपको अपने शरीर का ध्यान रखना है, तो सबसे पहले तो आपको ही खुद को ध्यान रखना होगा। बिल्कुल सही अब बात है। कोई रोकने वाला तो है नहीं कि आप कोई सही बात भी है। आर्टिफिशियल गुलाल लीजिए या नेचुरल गुलाल ले लीजिए। बिल्कुल। वो लेने को तो सारे चीज़ें बिक रही हैं। सही बात है। बाज़ार बाज़ार खुला हुआ है। आपकी डिमांड है, डिमांड के अनुसार सप्लाई मिल जाएगी आपको। लेकिन हकीकत में आपको ये तो खुद को सोचना पड़ेगा कि हमको कौन से चीज़ का उपयोग करना है और कौन सी चीज़ का उपयोग नहीं करना है। जी सर, सही बात कही आपने कि हमें खुद को जागरूक खुद होना को पड़ेगा जागरूक इस होना चीज़ के पड़ेगा, लिए। बिल्कुल डेफ़िनेटली। तो सर, प्रतापगढ़ जिले में कहाँ पर हर्बल गुलाल बनता है? मैं एक्चुअली क्या है, प्रतापगढ़ ज़िले के अंदर 3 जगह, मैं फ़ॉरेस्ट के हिसाब से कह रहा हूँ हुँ। कि मैं लसाड़िया रेंज के अंदर हमने ये तैयार करा रहे थे, हम पीपलकुट में भी करा रहे हैं और प्रतापगढ़ में अभी करमदिया नर्सरी में हम करा रहे हैं। जी। तो ये पीपलकुट की नर्सरी में भी हो रहा है, और लसाड़िया के अंदर लिफ़ाफ़ा एक हमारा वन ब्लॉक है, वन फ़ॉरेस्ट का एक ब्लॉक है, उस जी। लिफ़ाफ़ा वन ब्लॉक के अंदर हम लोग इसको तैयार कर रहे हैं। ओके। तो सर, ये गुलाल बनता किस तरह है हर्बल गुलाल? देखिए, हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। हर्बल गुलाल बनता कैसे है? बेसिकली सबसे पहले हमारा वन सुरक्षा समितियों के जो लोग हैं, जो कि जंगल के अंदर घूम रहे हैं, जंगल के अंदर जिनको प्रबंधन का काम और उनको मैनेजमेंट का के साथ-साथ में सुरक्षा का ही काम दे रखा है, वो लोग जो है जब जंगल में घूमते हैं तो आपने देखा पलाश के फूल अभी इस वर्तमान में बहुत खिले हुए हैं। जी। पलाश के हैं, वनस्पतियाँ हैं, बहुत सारी पत्तियाँ हैं, गुलाब है, और ऐसे बहुत सारे फूल हैं, और जैसे ये अभी हार श्रृंगार का फूल है, बहुत जी। अच्छा लाल
फूल खिलता है, पीले भी फूल खिलते हैं, इसके कई तरह के फूल खिलते हैं, इसकी पत्तियाँ भी हैं। तो इन इन पत्तियों का कलेक्शन होता है। ओके। जब कलेक्शन करके हमारे जो बीएपीएमसी के सदस्य जब लेके आ जाते हैं, तो उसके बाद में उनको हम लोग गर्म पानी के अंदर उसको उबाल करके उसका नेचुरल कलर निकाला जाता है ओके। सबसे पहले। जी। तो नेचुरल कलर जब निकल के आ जाता है बाहर, तो फिर उसको बेसिकली उसको ठंडा करने के बाद में उसमें अरारोट मिला करके उसको सुखा करके, जी। और सुखाने के बाद में फिर उसको एक मशीन है उससे पिसाई करके उसकी पैकिंग की जाती है। ओके। ये सारा एक प्रक्रिया जो है हमारे जो है वन सुरक्षा समिति के सदस्य हैं, और वो जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो अपने लेवल पे करती हैं, और उनको रोजगार भी मिल रहा है। अच्छा, उन्हें और रोजगार भी हाँ मिल रहा हाँ, है स्थानीय रोजगार मिल लोगों रहा है, को। स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। और हमारा उद्देश्य यही है कि अगर आप हर्बल गुलाल को खरीदेंगे तो वही लोग बेचेंगे, और बिल्कुल। उन्हीं को बेनिफिट होगा। बिल्कुल। सरकार को कोई लेना देना नहीं बिल्कुल। है। नो कॉस्ट नो प्रॉफिट पे हमने ये तैयारी कराई है, और किसी तरीके से हमारे को प्रॉफिट लेने का इसमें कतई वो उद्देश्य नहीं है। वन सुरक्षा समिति के लोग हैं, जो वो सोचें कि इस भाव में हमारे को बेचना है, उस भाव में वो बेच सकते हैं, और उनको उसके रोजगार के साथ साथ में उनको जो लाभ होगा वो जी। वन सुरक्षा समिति के लोगों को होगा। विभाग को बिल्कुल। कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल। बहुत सही बात की सर आपने। सर, हर्बल गुलाल को बनाते समय किन-किन बातों का ध्यान रखा जाता है? विशेष रूप से हम ये ध्यान रखते हैं कि किसी तरीके से अप्राकृतिक चीज़ों, जैसे कोई कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डल जाए जिससे कि त्वचा के ऊपर दुष्प्रभाव पड़े, या बिल्कुल। व्यक्ति के आँखों पे, या अन्यथा किसी तरीके से उसको लगाने से कोई इम्पैक्ट आता है, तो उसको हम दूर रखते हैं, और उसको हम उसमें उपयोग नहीं लेते हैं। ओके। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाता है। बहुत ध्यान रख के बनाया जाता है हाँ, मतलब। ध्यान तो यही रखा जाता है। अच्छा, एक और बात बिल्कुल। है, सबसे बड़ी, अगर किसी को लाभ लेने की प्रक्रिया, लाभ लेने के नियत से यदि वो बनाया हाँ, जाता, हाँ। तो उसमें कुछ चीज़ें इनपुट के रूप में डाली जाती हैं। जी सर। जबकि इसके अंदर लाभ लेने का तो कोई सोच नहीं है, और ना ही हमारा अंदर से कोई इस तरीके का विचार है कि भाई इससे पैसा कमाना है। जी ये सर। तो पैसा कमाने वाली एजेंसियाँ ही इस काम को कर सकती हैं। हम तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का उद्देश्य मात्र इतना सा है कि वन सुरक्षा समिति के लोगों को एक प्लेटफ़ॉर्म देना। बिल्कुल। और उस प्लेटफ़ॉर्म पे वो आकर के वो खुद तैयार करते हैं, और वो तैयार करने के बाद में वही लोग जो हैं अपने स्तर पर ही स्टॉल लगा करके, जैसे मैंने बिल्कुल। अभी एक ये भी क्वेश्चन आएगा कि भाई आप कहाँ-कहाँ इसको वन सुरक्षा, ये जो आप हर्बल गुलाल बेचेंगे, तो हमारे अभी प्रतापगढ़ के अंदर 2-3 जगह हमारा विचार है कि भाई इसको खोला जाएगा। अभी 2-3 दिन में ही ये, क्योंकि अब धनतेरस 27 हाँ, तारीख को बिल्कुल। आने ही वाली है। हुँ। तो विचार यही है कि एक तो हमारा दरियाबाद जो नाका है, वहाँ पे हमारी रेंज है, रेंज के बाहर हमने एक स्टॉल लगा रखी है, वहाँ पे करा जाए। एक हम गांधी चौक पे भी सोचेंगे कि गांधी चौक ओके। एक बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ वाला क्षेत्र है, और जहाँ पे पब्लिक बहुत सारी बिल्कुल। आती है, तो वहाँ पे भी इसका एक हुँ। सेंटर खोला जाए। और एक जैसा कि मुझे पता लगा कि राजीविका मेले के अंदर भी बिल्कुल। दुकान लगाने का है। तो ये हमारे तीनों जगह पर हम लोग ऐसा विचार कर रहे हैं कि हर्बल गुलाल की जो है बिक्री की जाए, और वहाँ पे बिल्कुल। वन सुरक्षा समिति को लोगों को बताया जाएगा, तो वो अधिक से अधिक वहाँ जाकर के वो उसको वहाँ बेचने की प्रयास बिल्कुल, करेंगे। सही बात कही सर आपने। थैंक यू। सर, हर्बल गुलाल की माँग वैसे क्यों है अभी? मतलब सिर्फ़ प्रतापगढ़ में ही नहीं कह रहे, हम पूरे इंडिया में हर जगह क्यों है हर ये? जगह होनी चाहिए, हुँ। और होती भी है। कारण क्या है कि यदि आदमी अगर खुद अगर बहुत ज़्यादा अपने आप में, मतलब जो अवेयर है, जी। और जो अपने स्वस्थ जीवन चाहता है, और जो अपने शरीर के बारे में अवेयर है कि भाई मेरे किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं पड़े, तो अगर अवेयरनेस के हिसाब से देखा जाए तो पब्लिक को हर्बल गुलाल का उपयोग करना चाहिए। और मार्केट में तो सब कुछ उपलब्ध है, बिल्कुल। और ऐसे तो लोग गाय का घी भी लेते हैं, और सही है। सिंपल वनस्पति भी लेते हैं यूज़। तो अपनी-अपनी लेवल, अपने-अपने हिसाब से जो है, जो जिस तरीके का सोच है, उस हिसाब से वो खरीद सकता है, और अधिक से अधिक गुलाल को उपयोग में ले सकता है। सर, मुझे ये बताइए कि हर्बल गुलाल में किसी विशिष्ट खुशबू का प्रयोग किया जाता है या वो हमारे नेचुरल यहाँ होती है? एक्चुअली क्या, नेचुरल जो गुलाल, हुँ। नेचुरल जो रंग खुशबू आती है हुँ। वही है। इसमें किसी तरीके से कोई एडिशनल किसी खुशबू का इत्यादि का कोई उपयोग नहीं करते हैं। इससे क्या है कि ऐसा हमारा विचार है कि जो जो चीज़ नेचुरल है, प्राकृतिक चीज़ों से बनी है, उसका अपना अलग प्राकृतिक रंग होता है, प्राकृतिक ही उसकी सुगंध होती है, और प्राकृतिक ही उसका जी। उपयोग होता है। तो इस तरीके से जो है इसका उपयोग करने से हम कोई अप्राकृतिक चीज़ों का उपयोग इसमें नहीं करते हैं। ओके। सर, आपके विभाग द्वारा क्या प्रयास रहते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए कि हर्बल गुलाल के प्रति उन्हें जागरूक किया जाए कि वो हर्बल गुलाल खरीदें? भाई हमारा प्रयास तो पूरा रहता है कि सभी लोग हर्बल गुलाल से ही रंग तेरस मनाएँ, हर्बल गुलाल ही खरीदें।
लेकिन व्यक्ति खुद के ऊपर सोच है, खुद के हिसाब से उसके देखना है कि वो उसको कितना बिल्कुल, अलाउ करता है, क्या पॉकेट अलाउ करती है उसकी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये चीज़ें तो व्यक्ति के ऊपर है, लेकिन हमारा विचार और हमारा सोच और हमारे जो उद्देश्य है यही है कि वो अधिक से अधिक पब्लिक जो है इसको उपयोग में ले और इससे न केवल अपने शरीर के ऊपर जो है स्वस्थ रहें और सभी स्वस्थ रहेंगे तो बिल्कुल, प्रसन्न रहेंगे तो उनका शरीर भी अच्छा रहेगा, बिल्कुल। तो उनकी त्वचा पे भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, आँखों पे भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो हर्बल गुलाल तो वास्तव में ही बहुत इम्पोर्टेंट है और उसको उपयोग में करना भी बिल्कुल चाहिए, सर, लेना भी सही बात है। चाहिए। थैंक तो यू। सर जैसे अभी धनतेरस भी आ रही है और बहुत से लोग आर्टिफ़िशियल चीज़ों से भी इस्तेमाल करेंगे, तो सर आप उन्हें कुछ संदेश देना चाहते हैं? कोई वो संदेश मैं तो दीजिए। यही संदेश देना जी, चाहता हूँ कि अधिक से अधिक लोग इसको खरीदें, अधिक से अधिक लोग इसका उपयोग करें और अधिक से अधिक लोग जो है यदि इसका उपयोग करेंगे तो उनको किसी भी तरीके का शरीर के ऊपर दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा और शरीर उनका स्वस्थ रहेगा, उनका जीवन अच्छा रहेगा और वो प्रसन्नचित्त रहेंगे और अच्छी तरह से रंग तेरस मनाएंगे। बिल्कुल यही मेरा सर। उनको उद्देश्य है। सभी से मेरा निवेदन है कि आप जो है जितनी भी जगह हमारे 3 जगह अगर हम कोशिश करते हैं तो हर्बल गुलाल खरीदें और जो नियमानुसार जो भी कुछ देय है वो उसकी रसीद आपको मिलेगी प्रॉपर तरीके से और जो भी रेट बनता है बीएफएमसी के सदस्यों के द्वारा वो आप लोग जो है सस्ता ही है, सुंदर है और टिकाऊ है। इस तरीके के बिल्कुल विचार सर। है और इस डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से जो है चीज़ को तैयार किया जा रहा है और करमजिया नर्सरी में यहीं से तैयार हो रहा है तो वो यहाँ से भी अपन ले सकते हैं। सर एक बार और हमारे श्रोताओं को बता दीजिए कि अगर उन्हें हर्बल गुलाल खरीदना है, तो वो कहाँ कहाँ आकर खरीदें? बेसिकली वो जो है हमारे दरियाबाद नाके के ऊपर एक स्टॉल है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। एक गांधी चौक हमारा जो मेन प्रतापगढ़ का एक अच्छा मार्केट का हब है, वहाँ पे उस जगह पे आकर के उस चौराहे के ऊपर एक हमारी स्टॉल लगेगी, जहाँ से हम लोग हर्बल गुलाल की वन सुरक्षा समिति के लोग जो हैं वहाँ बेचने आएंगे, वहाँ पे ले सकते हैं। और एक हमारा राजविका के अंदर जो है अभी नया मेला खुलने वाला है, अभी लगने वाला है, उसके अंदर भी एक दुकान लेने का विचार है, जिसके अंदर हम हर्बल गुलाल बेचेंगे। बिल्कुल सर, सर बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई है। मैं उम्मीद करूँगी कि हमारे श्रोता बहुत कुछ सीखेंगे और हुँ। नेचुरल चीज़ों की तरफ जागरूक भी होंगे। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी चीज़ पूछी है और हर्बल गुलाल वास्तव में बहुत अच्छा है और पब्लिक के लिए बहुत आवश्यक है और उसके लिए लाभदायक। सर जैसे कि अभी आप प्रतापगढ़ में कार्यरत हैं, तो सर आप ये बताइए कि प्रतापगढ़ में प्रमुख वन प्रजातियाँ कौन-कौन सी हैं? बेसिकली प्रतापगढ़ के अंदर सबसे पहले बताऊँगा सागवान है, तेंदू है, महुआ है, बहेड़ा है, आम है, जामुन है, आपके जैसे और भी बहुत सारी प्रजातियां हैं हुँ, जिसमें विशेष रूप से जैसे यहाँ के लिए जो सबसे मतलब जो खत्म होने वाली जो प्रजातियां जो मानते हैं ना जिनको, तो वो उनके अंदर जो है सालर है, गोदल है और इसके अलावा कड़ाया है। जी, ये ऐसी चीज़ें हैं जो विलुप्त होती जा रही हैं बिल्कुल। प्रजातियाँ। तो इनको हमको बचाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फ़ॉरेस्ट के अंदर जितने भी हैं वो ये प्रजातियाँ किसी के घर नहीं मिलेंगी जी आपको। सर, सालर है, गोदल है, कड़ाया है, ये बहुत ही कम जंगल के बाहर मिलती हैं। ये जंगल के अंदर ही मिलती हैं। तो इनको मैं ओके। बचाने का भी हमारा प्रोग्राम है। तो सर इन्हें बचाने के लिए आप क्या-क्या प्रयास कर रहे हैं? हमारा जो भी अभी हाल ही में 2000 हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर अभी वृक्षारोपण के लिए टारगेट आए हैं। तो मैंने हर एक जो भी हमारे 50-50 हेक्टेयर की जी, जितनी भी साइटें हैं, करीब 50 साइटें हैं, तो उन 50 साइटों में हर एक जगह पे 5% से लेकर के 2 या 3, 4, 5% तक हमने ये विचार किया है कि सारर, गोदल और कड़ाया को लिया जाए और तेंदू विशेष रूप से जितना भी, क्योंकि तेंदू इस हमारे प्रतापगढ़ के लिए एक जिला, एक प्रजाति के रूप में तेंदू को लिया गया है। तो ओके, जितनी भी हमारी स्पीशीज़ हैं तेंदू की, उसके नीचे जड़ों के अंदर हमने रिंग ट्रंच बनाने का जो एक सबको हमने टारगेट दे रखा है और उसमें रिंग ट्रंच बनती है। रिंग ट्रंच तात्पर्य है कि उसकी जो जड़ें हैं उसके जी, अंदर एक 45 बाई 45 की एक गोल अर्धचंद्राकार आकार में एक ट्रंच खोद दी जाती है। वो ट्रंच खोदने से क्या है कि जड़ जो है उसकी खुल के और उसमें से नए नई कोपलें खुलती हैं और ओके, वो तेंदू के नए पौधे के रूप में रूप ले लेती है। ओके। तो मतलब एक तेंदुआ एक जिले के लिए हमारे कराया ज़िले जा के रहा लिए, है ना? प्रतापगढ़ के जी, लिए, हमारे प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए तेंदू को एक एक प्रजाति और एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रजाति के रूप में लिया गया है। एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रजाति के रूप में हाँ, लिया गया है। हाँ, ओके हाँ। सर। सर प्रतापगढ़ में किसी विशेष वन संरक्षण योजना के तहत काम किया जा रहा है? इसमें मेन रूप से
2-3 योजनाएँ हैं, जिसमें जी। कैंपा के थ्रू भी काम हो रहा है, नाबार्ड के थ्रू भी काम हो रहा है। जी। स्टेट प्लान की एक योजना है, उसके तहत भी कार्य हो रहा है और एमजीएसए के तहत भी हमारे एसएमसी वर्क्स बहुत सारे हो रहे हैं। सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन के बहुत सारे काम होते हैं, जिसमें रिंग ट्रेंच खोदना है, चेक डैम बनाना है, हमारे बड़े जो एनीकट है, डब्ल्यूएचएस है या गेवियंस हैं, वो एमआर हैं और यूआर हैं, वो सभी चीज़ें बनाई जाती हैं। ओके। तो सर वनों में अवैध कटाई और उन शिकारों को रोकने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं? हमारा प्रयास बहुत सार्थक है कि हम लोग प्रयास करते हैं कि यदि किसी तरीके से अवैध गतिविधि में कोई भी व्यक्ति मिलता है या किसी मतलब वानिकी कार्य के अलावा अन्य कुछ कार्य करता है, तो गैर वानिकी कार्य करता है, तो उसके लिए हम लोग जो है एफआईआर दर्ज करते हैं। जी। हमारा राजस्थान वन अधिनियम 1953 के तहत हमारे जो सेक्शंस हैं, हमारे यदि वो जंगल को काटने का या जंगल को खराब करने का या किसी तरीके से जंगल के अंदर किसी भी प्रकार की कोई गैर मानवीय कार्रवाई जी। गतिविधि होती है, तो धारा 32 के तहत हम कार्रवाई करते हैं और इसी तरीके से यदि कोई ट्रांसपोर्टेशन में अगर अवैध खनन या अवैध कटान या अवैध रूप से किसी तरीके से परिवहन करते हुए कोई वाहन पाया जाता है, तो 41-42 के तहत हम कार्रवाई करते हैं और इसमें धारा 56 का भी हम उपयोग करते हैं, जो बाद में ओके। हम उसको कॉन्फिस्केशन भी करते हैं और हम कंपाउंड भी करते हैं। ये प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के तहत हमारा जो वन अधिनियम दे रखे हैं, उनमें नियम कानून के तहत हम कार्रवाई करते हैं और ओके। बहुत ही सटीक और बहुत ही तरीके से इस कानून को उपयोग में लिया जाता है, जिससे कि वन क्षेत्र जो है बचा रहे और उसको वन क्षेत्र को संरक्षण मिले। ओके। तो सर क्या-क्या अवैध गतिविधियाँ होती है? विशेष रूप से बहुत सारी अवैध गतिविधियाँ जैसे अतिक्रमण करते हैं लोग, जी। ऐसे ही अवैध खनन भी करते हैं, अवैध कटान भी होता है। ये जो चीज़ें हैं ये सब चीज़ें जंगल के अंदर होती रहती हैं। विशेष रूप से अभी हाल ही में जो फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है जी। दिया हुआ है वन आदिवासी लोगों के लिए ही, उसमें 2006 में लागू हुआ था, जिसका 2009 में उसके अंदर लागू प्रॉपर तरीके से आया। बहुत सारे हमारे यहाँ तो लगभग 12,000 से ऊपर जो हैं पट्टे हमने एफआरए के दिए थे। उसमें वो उन लोगों को पट्टे दिए थे जो 13/12/2005 से पहले जो लोग आए थे और जिनका रहवास था या एग्रीकल्चर था। ये 2 ही चीज़ों के लिए ये जो है एफआरए के पट्टे दिए हैं। उसको किसी भी रूप से अपरिवर्तनीय है। वो किसी अपने पेरेंट अपने पेरेंटल उसमें एक ही उस पारिवारिक रूप से ही एक दूसरे को हस्तांतरित होता है, या किसी को हस्तांतरित नहीं हो सकता, ट्रांसफर जी नहीं हो सर। सकता और किसी भी तरीके से इस एफआरए पट्टे का दुरुपयोग नहीं हो सकता और ये 2 कामों के लिए, रहवास के लिए और एग्रीकल्चर का उपयोग करने के लिए, उनके विशेष रूप से रोजगार के लिए ही इसको दिया गया है। इसके अलावा अन्य किसी गतिविधि में इसको जी। अन्य किसी भी चीज़ को इस एफआरए के ऊपर और लागू नहीं होती है। तो ये इस ओके। तरीके की चीज़ों को रोकने के लिए ही वन में हमारा जो स्टाफ है वो लगातार प्रयासरत रहता है। ओके सर। तो सर अगर कोई अवैध अतिक्रमण करता हुआ पकड़ा जाता है तो उन्हें क्या-क्या सज़ा मिलती है? बेसिकली हम लोग जो है अतिक्रमण करते हुए अगर कोई पाया जाता हाँ। है, यदि तो हम वास्तव में उसको केस का कॉन्स्पिरेशन करते हैं और यदि वो अगर हल चलाता हुआ है या ट्रैक्टर करता हुआ, तो ट्रैक्टर को हम राजसात करते हैं और राजसात करने के बाद में कॉन्स्पिरेशन की कार्रवाई चलती है और कॉन्स्पिरेशन के अंदर वो जो वाहन है वो उसको हम राजसात कर लेते हैं। अभी 1-2 महीने पहले ही हमारी राज्य सरकार ने एक नया परिपत्र जारी किया है, जिसके तहत हमारे एसीएफ को, रेंज ऑफिसर्स को और डीएफओ को इस तरीके से जो कौन-कौन से गतिविधियों में अवैध गतिविधियों में क्या-क्या एक्शन लिया जाएगा और किस-किस अधिकारी से और अधिकारी के द्वारा और किस-किस रूप में वो उपयोग में लेगा, वो सारी चीज़ें उस परिपत्र में दी हुई हैं। ओके। तो उस परिपत्र का पालना हम लोग करते रहते हैं। ओके। तो सर जैसे अभी आप प्रतापगढ़ में कार्यरत हैं, तो प्रतापगढ़ के जंगलों की हालत क्या है? सॉरी प्रतापगढ़ के जंगल बहुत ही स्ट्रांग है। प्रतापगढ़ के जंगल बेसिकली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी है और यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट भी है। 1,56,709 हेक्टेयर एरिया करीब ऐसा है जो हमारे वन क्षेत्र है, पूरे जो भौगोलिक क्षेत्र का, और लगभग 40 से 43% करीब फॉरेस्ट है, जंगल का क्षेत्र है, जो बहुत ही स्ट्रांग है और
प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के साथ-साथ में रेस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट भी है। यहाँ सीता माता भी काफ़ी 32,000 हेक्टेयर ज़मीन सीता माता जी। सेंचुरी की भी प्रतापगढ़ के अंदर ही आती है, जिसके लिए कि अन्य डीएफओ चित्तौड़गढ़ में वन्यजीव डीएफओ बैठते हैं और उन्हीं के अंडर में वो सारा कार्रवाई वो सीता माता सेंचुरी की अवैध गतिविधियाँ जो उनके द्वारा ही देखी जाती हैं और उन्हीं के द्वारा उसका संचालन होता है। मेरे ओके। द्वारा यहाँ 6 रेंज इकाइयाँ हैं, जिसमें विशेष रूप से छोटी सादरी है, प्रतापगढ़ है, देवगढ़ है और पीपलखूट है, दरियाबाद है और लसाड़िया है, जी। जो कि 6 वन इकाइयाँ हैं, जो जो मेरे वन भारतीय हमारे जो कार्यालय है, जिसको जंगल का टेरिटोरियल फंक्शन करने के लिए यहाँ पे पदस्थापन हुआ है, उसी के लिए हम उसके तहत ही मैं कार्रवाई करता हूँ। ओके सर। सर, जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने के लिए विभाग द्वारा क्या कदम उठाए जाते हैं? बेसिकली जो भी जितने भी हम लोग प्लांटेशन करते हैं या हमारे द्वारा जितने भी एसएमसी वर्क्स हैं, वो सिर्फ जलवायु परिवर्तन के लिए ही हैं। हमारा सोच ये है कि अधिक से अधिक हम प्लांटेशन करें और न केवल प्लांटेशन करें, बल्कि जी। हमारा जो है अभी 13,85,000 हेक्टेयर 13,85,000 पौधा वितरण का हमारा जो अभी टारगेट है, जिसमें से टीओएफआर के तहत मतलब ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट जी। मतलब हम लोग तो लगा ही रहे हैं, इसके अलावा आम जनता को भी हम लोग इसमें शामिल कर रहे हैं, जिसमें ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट के अंदर जो है लगभग 8 लाख से ऊपर पौधे जो हैं हम लोग वो लगाएंगे। इस साल 10 करोड़ का टारगेट राज्य सरकार ओके। का है पूरे स्टेट के अंदर लगाने का, जिसमें से प्रतापगढ़ के अंदर 8 लाख से ऊपर पौधे जो हैं ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट के तहत लगेंगे। जो दुनिया भर की जो जितनी भी राजस्थान के अंदर जो प्रतापगढ़ के अंदर जो भी आम जनता अगर लेना चाहती है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ सभी आम लोगों से कि आप जो है टीओफआर के तहत अधिक से अधिक पौधे लेकर के और उसको अपना घर आंगन और अपने एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर लगाएं और उसको विकसित करके एक नया वन आच्छादित करें। बिल्कुल सर। सर, ये बताइए कि वन्य जीव और मानव संघर्ष के समाधान के लिए क्या रणनीति अपनाई जा रही है? वन्य जीव और मानव संरक्षण एक अलग वन जीव और उनके मानव की जो संघर्ष की कहानी है, ये बहुत जी। ही अलग तरह की कहानी हुँ। है। इसमें विशेष रूप से हमारे यहाँ जो कार्निवोर्स हैं, मतलब जो पैंथर एक हमारे पास मेन कार्निवोर्स है, भेड़िया है, भालू है, ये बहुत सारा सीता माता सेंचुरी में भी पाया जाता है। तो ये जो कार्निवोर्स हैं, वो मानव के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन जब ही अटैक करते हैं, जब उनको लगता है कि ये मानव के द्वारा उसको प्रतिघात किया जा रहा है या उसके ऊपर कोई घात किया जा रहा है। जी। अन्यथा तो कोई ऐसा सामान्य रूप से ऐसी कोई एपिसोड नहीं आया है जिसमें लगता हो कि भाई वन्य जीव के द्वारा किसी भी मानव के ऊपर ऐसे अटैक किया गया हो। तो ये मगरमच्छ भी पानी के अंदर रहता है और वो आदमी देख नहीं पाते हैं। तभी हाल ही में एक दरियाबाद के अंदर एक बच्ची को एक मगरमच्छ खींच के ले गया था और उसने ओके। उसको उसको 5 लाख रुपए मुआवजे के रूप में सरकार ने दिया था। अभी हाल ही में उसका मेरे द्वारा जो है बिल बना करके उसको 5 लाख रुपए दिए देने का जो है वो दे देंगे अभी। जी। तो ये जो चीज़ें हैं बेसिकली मानव और जो वन्यजीव की जो संघर्ष की कहानी है, वो उसमें हम लोग विशेष रूप से ये ध्यान रखते हैं कि इसी अगर कोई ऐसी घटना दिखती है कि भाई पैंथर कहीं आवासीय हुँ, क्षेत्र हुँ। में या आसपास दिखता है, तो उसके लिए हम लोग वहाँ कैमरा ट्रैप लगाते हैं। हम लोग वहाँ पे जा कर के हमारे जो पिंजरे हैं वो लगा देते हैं और पिंजरे के अंदर बकरा वगैरह हम बांध देते हैं, जिससे कि वो आकर्षित होकर के रात को दाएं बाएं कभी भी वो पैंथर जो है उसमें अंदर पिंजरे में आ जाता है और उनको वास्तव में उसको रेस्क्यू करके नियमानुसार हम उसको जंगल में पुनः विस्थापित कर देते हैं। बेसिकली जो भी पैंथर होता है या जो भी वन्यजीव होता है, जी। वो डायरेक्ट कभी भी अटैक नहीं करता ओके। है। ये मेरा निवेदन है और मैं आम जनता को भी मैं यही निवेदन करना चाहूँगा और यही मेरा आग्रह है कि कभी भी कोई वन्यजीव दिखाई देता है, तो वन्यजीव के ऊपर डायरेक्ट अटैक ना करें, पत्थर नहीं जी। फेंकें, उसके ऊपर उसको उसके ऊपर कोई किसी तरीके से हमला नहीं करें हमला या नहीं करें उसे या नुकसान नहीं पहुँचाएँ, हाँ। उसको नुकसान हुँ। पहुंचाने का प्रयास ना करें। यदि आप नुकसान कराने के तो वो फिर वो अग्रेसिव हो जाता है और अग्रेसिव हुँ। होकर के वो अटैक अटैक करने की स्थिति में आ बिल्कुल। जाता है। यदि वो आप आँख ना मिलाएँ उसके साथ और उसको जाने दें जहाँ वो जा हाँ। रहा है और उसके किसी तरीके से उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास नहीं करेंगे, हुँ, हुँ, हुँ। तो वो वन्यजीव स्वतः ही इधर-उधर हो जाता है। ओके।
कोई दिक्कत नहीं आती है ऐसे में। ओके। सर ये बताइए कि स्थानीय लोगों को वन संरक्षण में कैसे शामिल किया जा अरे! ये सकता तो है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने जी, टीका जी। बेसिकली हमारा जो सोच है, हमारा जो विचार है, वो यही है कि आम जनता हमारे साथ जुड़े, वन क्षेत्र के जी, साथ जुड़े। जी, और ये भी आपको मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि वास्तव में जो वन विभाग कार्य कर रहा है, वो उसके अंदर आम जनता, आम लोगों का मिलना, आम लोगों का जो झुकाव और आम लोगों का सरोकार बहुत आवश्यक है। जी, क्योंकि अपने आप में वन विभाग जो कर रहा है काम, वो जो भी अपेक्षित जो उससे वो मिलने का जो संभावना है, वो पूरा नहीं हो पाता। जी, तो मेरा यही यही विचार है कि जो वन सुरक्षा प्रबंध समितियाँ जो हमने गठित की हुई हैं, अभी हाल ही में 105 से ज़्यादा वन सुरक्षा समितियाँ हमने जो रजिस्टर्ड कराई हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर कराई हैं। जी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में पहले हमारी जो वन सुरक्षा समितियाँ ऐसे गठित वो उनका कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। इस ओके, साल ही रजिस्ट्रेशन हुआ है और लगभग हमारे पास में 105 सक्रिय बीएफपीएमसी ऐसी हैं, जो जिनका कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में रजिस्ट्रेशन हुआ है और हमने उनमें से जितने भी हमने जो राज्य सरकार ने इस बार जो टारगेट दिए हैं, न केवल नए कार्यों के जितने मान लो वृक्षारोपण हुआ या अग्रिम कार्य जो जितने भी थे, उसको करने का काम हुआ है, वो और नाबार्ड के जितने भी काम हुए थे, वो सारे के सारे कामों को हमने जो है इन्हीं वन सुरक्षा समितियों के माध्यम से ही कराया, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में रजिस्टर्ड थे। यहाँ ओके, मेरा एक जो सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, इसका जी, एक हमें ये मिला कि जैसे ही अभी आग लगने की सब घटनाएँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। बिल्कुल सर। अब जब आग लग रही होती है तो हम लोग पब्लिक में की पुकार हमें पब्लिक को बुलाना पड़ता है। हुँ, क्योंकि हमारे पास में स्टाफ इतना ज़्यादा नहीं है, संसाधन इतने ज़्यादा नहीं है कि हम दमकल की भी मदद लेते हैं, आम वन हुँ, सुरक्षा हुँ, समिति के लोगों की भी हम हुँ, मदद हुँ, लेते हैं। तो उस वक़्त जब वन सुरक्षा समिति को हमारे साथ जुड़ाव हो गया है, वो जी, जुड़ाव के कारण ही वो वन सुरक्षा समिति के लोग हमारी आग बुझाने के अंदर हमारे साथ रहते हैं और हमारे आग बुझाने में हमारा साथ देते हैं और इससे जो है हम वास्तव में इससे बड़ा ही लाभ मिल रहा है। ओके। तो सर जैसे आपने बताया कि जंगल में आग लग जाती है, तो जंगल में आग लगने का रीज़न क्या होता है? देखो, आग लगने के रीज़न तो कुछ भी हो सकते हैं, प्राकृतिक हो सकता है या नेचुरली मतलब प्राकृतिक के साथ-साथ में मानवीय भी हो सकता है। जी, मैं ये नहीं कहना चाहता कि भई पूरी की पूरी आग जो है प्राकृतिक रूप से लगती है। हुँ, मानवीय दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो मानवीय में आदमी जो बीड़ी पीते हुए भी डाल जंगल के हाँ, अंदर डाल देता है और सड़क के किनारे जाते-जाते वो बीड़ी जी, फूँकता है जी, और वो जंगल में छोड़ के चला जाता है। अभी हाल में क्या हुआ कि जितनी भी सागवान की पत्तियाँ हैं, वो नीचे पड़ी हुई हैं और वो ओके, एक तरीके से वो धमाका मतलब एक तरीके से वो बर्निंग वो मटेरियल है और हाँ, उस बर्निंग मटेरियल से ओके, क्या है कि वो आग एकदम से पकड़ लेती पकड़ है? लेती है और आग ओके, पकड़ने से क्या है कि वो दुनिया भर की आग वो आगे बढ़ती जाती है क्योंकि हवा अब गर्म गर्म हवा चल रही है हुँ, तो हुँ, हुँ, बहुत तेजी से आग बढ़ती है। यहाँ ओके, इसमें एक चीज़ और कहना चाहूँगा ये बोलमा बहुत सारे लोग लगाते हैं कि ये बोलमा इस रूप में कि भाई मेरे को यदि मेरी संतान नहीं है तो मेरे संतान हो जाएगी तो भगवान मैं ऐसा करता हूँ कि मैं पूरे खुले जंगल में आग लगाऊंगा बिना किसी को बोले लगाऊंगा। जी, तो ये जो एक घटना है बोलमा है जैसे मान लो किसी के कुछ और भी कोई कुछ अपेक्षाएं हैं जो जो भगवान से प्रार्थना करता है हुँ, प्रार्थना उसकी अगर मन्नत पूरी हो जाती है हुँ, तो उस मन्नत के आधार पे वो जंगल में आग लगाता है और ये जो ओके, अंधविश्वास है ये बहुत ज़्यादा फैला अंधविश्वास हुआ फैला है हुआ है। हमारे यहाँ पे, जैसे ओके, आदिवासी बेल्ट में इस तरीके की जो घटनाएं घट रही हैं और देखो आग वहीं लग रही है जहाँ जंगल है, जी, जहाँ जंगल नहीं है वहाँ आग नहीं लग रही। तो जी, अर्थात इसका मतलब ये है कि लोगों के अंदर कुछ न कुछ अंधविश्वास है, इसको हमको दूर करना है। जी और इस सर, तरीके से आपके माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस आग जिस तरीके की इस घटनाएँ घट रही हैं या जी, घटती हैं, ये बिल्कुल नहीं घटनी चाहिए। बिल्कुल सर, और इस अंधविश्वास को तो भगाना पड़ेगा और सब कौन भगाएगा? हम ही लोग बिल्कुल, हम और आप पढ़े-लिखे बिल्कुल लोगों के सर, माध्यम से ही ये लोगों को ये जो है इनके अंधविश्वास को खत्म करना चाहिए। अब मैं आम जनता से करना चाहता हूँ मैं जितने भी हमारे एजुकेशन के जो टीचर्स हैं, जो कि गाँवों के अंदर काम कर रहे हैं, उनको कहना चाहिए कि भई आग जंगल में आग क्यों लगा रहे हो? बिल्कुल, जंगल में आग लगाने से जो वन्य जीव जलता है, वहाँ पे दुनिया भर की चींटियाँ हैं, रेंगने वाली प्रजातियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी प्रजातियाँ हैं जो जलती हैं बिल्कुल। और जलने
जलने के बाद में न केवल उसको वन्य जीवों को इम्पैक्ट पड़ता है, सारा जंगल बर्बाद होता है। और बिल्कुल वो सर। जंगल है किसका? बिल्कुल, जंगल तो आपका ही है ना। अपना ही है। कोई भी ऑफिसर है जंगल का, मैं आज मैं यहाँ बैठा हूँ, बिल्कुल। भारतीय वन सेवा का एक अधिकारी हूँ, यहाँ बैठा हूँ, लेकिन मैं तो यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा तो मैं तो कहीं चला हाँ, जाऊँगा। सही बात है सर। लेकिन जंगल तो आपका ही है ना। तो आप लोगों को पूरा तरह से ध्यान रखना चाहिए। वन सुरक्षा समिति के लोगों को पता ध्यान रखते हैं, और मेरे अपेक्षा है कि वो लोग बहुत अच्छी तरह से वो ध्यान भी रख रहे हैं, और ध्यान रखते-रखते उन लोगों ने हमारा साथ देते हैं। और वो इसीलिए साथ देते हाँ, हैं क्योंकि हमने वन सुरक्षा समितियों को कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह से रजिस्ट्रेशन करके उनके माध्यम से ही हम सारे काम बिल्कुल। करवा रहे हैं। उनको बेनिफिट मिल रहा है, उनको ओके। रोज़गार मिल रहा है, और वो लोग जो है हमारे साथ बैठ कर के काम करते हैं, और उनको सीधा-सीधा लाभ उनको रोज़गार के रूप में हमारा जो जितने भी वन संरक्षण के काम है, वन प्रबंधन में जो जितना उनकी मदद ली जा सकती है, वो हम उनसे लेते हैं। अच्छा, बिल्कुल। वन सुरक्षा समिति में एक और चीज़ है, वन सुरक्षा बीएफपीएमसी, वन फॉर विलेज फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट कमेटी। ओके। तो अब इन बीएफपीएमसीज़ में क्या है कि हम ये उनसे अपेक्षा रखते हैं कि आप जो है हमारे जंगल के अंदर हम आपको रोज़गार तो दे ही रहे हैं, जी, इसके साथ-साथ सुरक्षा का काम भी उनको बिल्कुल। रखना चाहिए। और सुरक्षा के अंदर यह भी एक सुरक्षा है कि आग लग रही है तो आग को बुझाना, बिल्कुल। और यदि कोई जो चरवाहे जो जो अंदर जानवरों को ले जाते हैं, भैंस, गाय, बकरी और भेड़ जितनी भी अंदर जाती हैं, उनको रोकना, ये सब सुरक्षा है, क्योंकि बिल्कुल। जंगल बचेगा तो सब बचेंगे। जी और सर। अगर यदि जंगल जंगल का मतलब पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखना। बिल्कुल सर। ऐसा नहीं है कि ये कोई वन विभाग का कोई अधिकारी का ही दायित्व है। एक अगर पेड़ लग रहा है तो वो बिल्कुल। अमेरिका जैसे कंट्री के लिए भी वही एक पेड़ वो ऑक्सीजन देगा। बिल्कुल सही और बात है यहाँ सर। देश के भारत के अंदर जो एक पेड़ 4 पेड़ लगा रहे हो तो वो पेड़ भारत को थोड़ी दे रहे हैं। वो तो एनवायरनमेंट है, ग्लोबली एक एस्पेक्ट है इसका। ग्लोबल एस्पेक्ट है। इसका मतलब ये है कि आपने जब 4 पेड़ लगा दिए, या आपने अपने यहाँ 1 लाख पेड़ लगा दिए, तो 1 जी, लाख पेड़ जो है पूरे के पूरे ग्लोबल पूरे पूरे की पूरी सृष्टि के लिए वो बिल्कुल सही एक बात है सर। ऑक्सीजन देंगे, सृष्टि के लिए एक वन्य फ़ायदा मिलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, और इससे हम लोग जुड़े हुए हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि बोलमा एक प्रथा चलती है हमारे यहाँ पर, जो हुँ। लोगों का होता है कि अब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वो लोग यहाँ आग लगा देते हैं। तो सर उन्हें हम अंधविश्वास से कैसे बताएँ कि मतलब कैसे उन्हें समझाएँ ये चीज़ ये तो कि मतलब भगवान प्रसन्न नहीं होगा, आप किसी को नुकसान पहुँचा रहे हैं तो भगवान प्रसन्न हो ही नहीं सकता ऐसा है। नहीं हो सकता। ये आपने बहुत मोटी बात कही हाँ, है। इस चीज़ से मतलब जैसे वो उनकी अंधविश्वास है, इस बिल्कुल। अंधविश्वास को कैसे ख़त्म करना है, जी, ये तो हमें दलील देनी ही पड़ेंगी, बिल्कुल। और इसको ख़त्म करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर। इसके लिए मैं वो उन पढ़े-लिखे सभी शिक्षक महानुभावों से, और इसके साथ में हमारी जो आंगनवाड़ी जो परिचारिकाएँ लगी हुई हैं, जी, दुनिया भर के लोग लगे हुए हैं, सरकारी तंत्र के लोग लगे हुए हैं, जो ग्रामीण इलाके में जाते हैं, वहाँ आदिवासियों से सीधा रूबरू होते हैं। वो रूबरू होने वाले लोग जो हैं डायरेक्ट बताएँ कि यार ये ऐसा मत करो, बिल्कुल ये सर। अंधविश्वास है। बिल्कुल। ऐसा अगर करने से, अगर जंगल जलाने से ही आपकी संतान पैदा हुई हुँ, होती, तो ये तो नेचुरल फिनोमिना है। सही बात है। बच्चा पैदा होना सब नेचुरल है। सही ईश्वर बात की है। कृपा होगी तो अपने आप ही हो जाएगा। तो ये जंगल पर क्यों और चलाया आप जाए? नुकसान करके कैसे नुकसान ईश्वर को करके खुश कर कैसे? सकते हैं। और भगवान बिल्कुल, कभी भी ऐसे नुकसान से कभी कोई सुख, खुश नहीं होता, क्योंकि सही बात हज़ारों है। लाखों जानवर जीव जो हैं जलते हैं। उसमें जल जाते हैं। वन को भी हाँ, नुकसान होता है और हमें भी हाँ। नुकसान ही है कहीं न एक कहीं दिन इससे। मैंने कुछ दिन पहले देखा था, एक कछुए को जलते हुए देखा, वो फफोले पड़ गए थे उसके ऊपर, वो कछुआ भाग नहीं पाया। खरगोश को हाँ, मैंने उड़ते हुए, मैंने जब जंगल में गया तो खरगोश इधर से उधर भाग रहा था। उसको जैसे-तैसे हमने भगा करके उसमें से, आग में से निकाला। तो ये जी, हमारी खुद की देखी हुई घटनाएँ हैं, बिल्कुल, जिनको हम देखते हैं कि आग को कैसे ज बिल्कुल। आप जैसे वो अभी पूछ रहे थे मेरे से कि साहब ये बताइए कि वन्यजीव कैसे बचा लेता है हाँ, अपने आग बिल्कुल, से? आग से तो कैसे ये बचाते हैं? कैसे बचाता है? तो वो जब किसी के ऊपर अटैक होता है, जब किसी के ऊपर आग में जलने की, जब मतलब अपनी जीवन लीला समाप्त होने की बिल्कुल, स्थिति आ जाती है, तो वो कैसे अपने आप को बचाता है, ये तो वही जानता है। वही जानता है। अब और इसको कैसे अपन, मूक प्राणी हमें बता मूक भी नहीं प्राणी बता भी सकता नहीं है। सकता कि जी, किस तरीके से भाग रहा है, दौड़ रहा है, कर रहा है। अगर खड्डे में फँस गया, तो जी, बच गया। अगर एक चक्कर और पड़ता है, हुँ, जैसे मान लीजिए सपोज़ करो किसी पैंथर ने, या किसी भेड़िए ने, जी, या किसी अन्य जानवर ने कोई बच्चे अपने किसी जगह छोड़ रखे हैं, जी, और वो बच्चे बच्चे उसके छोटे हैं, जी वो सर, बच्चे नहीं जा सकते, तो बिल्कुल, वो खुद भी भाग नहीं सकती, सही जब बात है। तक कि उसके बच्चे सेफ नहीं हो जाएँ। बिल्कुल, तो ये आग की बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ी बिल्कुल, त्रासदी है। इसको पब्लिक को, इसको सबको समझना चाहिए, और इस बिल्कुल, आग नहीं लगाना, और आग को किसी भी रूप में हम बिल्कुल। इसको इसको स्वीकार नहीं करेंगे। सर जैसा आपने बताया कि आपने कछुए को देखा,
कि उसके वो दौड़ने में वैसे भी बहुत स्लो होता है, उसकी हाँ, चाल हाँ, ही हाँ, स्लो है। तो सर हाँ, हाँ। आपने देखा कि उस कछुए को पपोले पड़ गए थे, तो सर आप अंदर तक कितने आहत होते ये सब देखकर? ये इस चीज़ की तो एक ऐसा आदमी जिसकी दिल से सोचने की बात है बिल्कुल। और ये आग मतलब आहत क्या हुए हम तो दर्द से अपने आप को ही महसूस होता है कि हे भगवान इस तरीके से जो आग लगाने वाले हैं हुँ, हुँ। या भगवान क्या उनका साथ देगा? बिल्कुल। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मात्र हाँ, आग तो लगती है लेकिन हुँ, आग को बुझाने के लिए यदि नहीं आते हैं तो भी हमें बड़ा दुःख होता है। ओके। हमें बहुत आहत होती है। बहुत सारे लोगों को हम आग के बुझाने के लिए बुलाते हैं और गाँव के लोगों को बहुत बुलाते हैं कि भाई आप आ जाइए, लेकिन वो लोग जब तक नहीं आते, तब तक कि उनको ऐसा महसूस नहीं हो कि हमें कोई नुकसान होने वाला है। यदि ओके। आस-पास कोई उनका घर होता है तो फट जी। से भाग के आ जाते हैं। बिल्कुल सर। तो ये एक बहुत बड़ी एपिसोड है। तो सर जब जंगल में आग लग जाती है तो आप लोगों को सूचना कैसे मिलती है? हाँ, ये एक हमारे पास में बहुत हुँ। अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। हमारे स्टेट लेवल पे एक एजेंसी है और वो फॉरेस्ट अलर्ट हमें हमारे जो विभाग के मुखिया हैं, हाँ। प्रधान मुख्यमंत्री संरक्षक महोदय, उनके द्वारा हम लोगों को ग्रुप पे एक ऐप फॉरेस्ट फायर ऐप है हमारे फॉरेस्ट का उसका अलर्ट ऐप है। उस ऐप के थ्रू हमें मैसेज मिल जाता है कि ओके। किस कहाँ पे कौन-सी लेट लॉन्ग पर वो आग लगी है। जी। हम तत्काल हमारे स्टाफ को वो अपने ग्रुप में डाल देते हैं और ग्रुप में जाके वो स्टाफ जो है वहाँ पहुँच जाता है और पहुँच कर के आग बुझाता है। अक्सर ये देखा जाता है कि ये जो हमारे पास में ऐप के थ्रू जो मैसेज आता है, उससे पहले ही वो आग लगी होती है। उससे पहले ही लेकिन लगी हाँ, होती है। लगी ओके। होती है। क्योंकि वो आने में उपग्रह तक पहुँचने में सैटेलाइट से और मैसेज आने में टाइम लग जाता है। लेकिन अक्सर हमारा स्टाफ जो है थ्रू धुआँ के द्वारा या अन्यथा अगर किसी न किसी के द्वारा पब्लिक के द्वारा हम लोगों को और स्वतः ही हमारा स्टाफ जो जगह-जगह लगा हुआ हाँ, है, हाँ। हर नाके पर हाँ। हमारे 3-4 लोग हैं। नाकी के ऊपर सभी वन खंडों के अंदर लोग विभाजित हैं, घूमते-फिरते रहते हैं। तो वो जैसे ही धुआँ का हुँ, पता हुँ। लगता है तो वहाँ आग को उसको ओके, बुझाने का प्रयास करते हैं ओके, और आम जनता को छोड़ कर के उसको आग को बुझाते ओके। हैं। तो सर वनकर्मी को आग जब बुझाते तो उन्हें क्या-क्या समस्याओं का सामना करना जैसा पड़ता कि है? अभी आपने बोला कि वो फॉरेस्ट ऐप जो है, वो जो ऐप है ना, हाँ, हाँ, उसके अंदर करते-करते हाँ। हम लोग एक और काम है कि उसके अंदर सबमिट भी करना पड़ता है कि जी। कितना नुकसान हुआ कितना नुकसान हुआ? ओके। और कितने जंगल को हमारा नुकसान हुआ और कितने जंगल से क्या वनस्पति समाप्त हुँ, हुई, हुँ, हुँ। कैसा हुआ। उसका एक फैक्चुअल रिपोर्ट हम बना जी, करके उसके अंदर सबमिट करते हैं और जी। वो ऐप भारत सरकार को ओके, ऐप के थ्रू वो भारत सरकार के पास पहुँच ओके। जाता है। तो अब कोई फिज़िकली भी उन्हें चोट पहुँचती है क्या जो वनकर्मी काम कर इतनी तेज़ कई बार मतलब आग में काम करना दूर से हम सहन नहीं कर पाते उस आग को? अभी लास्ट ईयर हमने 15 लाख रुपए हमको फॉरेस्ट के इक्विपमेंट्स के लिए मिले थे। जी, तो वो फॉरेस्ट के इक्विपमेंट्स में हमने जो फायर ब्लोअर है और फायर बीटर है और एक यूनिफ़ॉर्म है जो फायर के अंदर जब जैसे हम लोग अंदर जाते हैं तो एक यूनिफ़ॉर्म भी है जिससे कि आग की तपिश कम से कम हो। इस तरीके के जो है हमने एपरेटस खरीदे थे और उन उपकरणों के माध्यम से ही हम लोग जो है जंगल के अंदर आग को बुझाने का प्रयास करते हैं। और ये जो आग है वो आग किसी की नहीं होती है, वो सीधी से बहुत कई बार हमारे अगर जल्दबाजी में अगर हमारा स्टाफ अगर आग के पास पहुँच जाता है और यदि प्रॉपर तरीके से इक्विपमेंट्स नहीं है, वो इक्विप्ड नहीं है, तो वो उस वक़्त जो है आग में कई बार झुलस भी जाता है। ऐसे 2 जी। एक एपिसोड हुए हैं। अभी हाल अच्छा, ही में एक महिला कर्मी थी जो काफ़ी झुलस गई थी। जी। उसको एक प्राथमिक उपचार के लिए हमने करके उसको ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं। ओके। तो सर जैसे आपने बताया कि कई बार जंगल में आग लग जाती है तो ये बहुत बड़ी समस्या है आप लोगों के लिए कि आपको स्थानीय लोगों को बुलाना पड़ता है कि आग बुझाओ, आग बुझाओ। हाँ, जस्ट तो मैंने सर आप लोगों के पास में इतने वो नहीं होते हैं क्या लोग कि कुछ लोग नहीं होते क्या कि वो लोग आग बुझा दें? ऐसा देखिएगा मैंने आपसे वही अनुरोध किया अभी कि मैंने क्या किया है कि मैंने प्रतापगढ़ डिवीज़न में एक बहुत बड़ा नवाचार है। ये नवाचार इस तरीके से जो भी मैंने टेंडर के काम हुँ, करने थे, जो टेंडर से हुँ। होने थे, उसको मैंने बीएफपीएमसी के माध्यम से कराया। ओके। और इसीलिए कराया कि यदि हम बीएफपीएमसी के लोगों को जोड़ेंगे नहीं जी अपने सर। साथ, इस नवाचार को हम नहीं रखेंगे और हम टेंडर प्रक्रिया करके टेंडर में तो बाहर के आदमी को किसी को भी टेंडर मिल जाता है और टेंडर मिलने के बाद में वो अपने निश्चित लोगों को अपने हिसाब से लाता है और उसको काम करने के बाद उसके जी। बाद वन से कोई जुड़ाव नहीं होता है। हाँ, सही बात है। काम तक उसका जुड़ाव है, काम के ओके। बाद में उसका कोई जुड़ाव नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में हमने वन सुरक्षा समितियों को ही अग्रेसित आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाने से वो वन सुरक्षा समिति के जो लोग हैं, सदस्य हैं, जो एक्टिव सदस्य हैं, जी। जिसमें 11 लोग तो रजिस्टर्ड होते हैं, हुँ, हुँ। तो वो लोग हमारी जो अच्छी मदद भी करते हैं और वो साथ आते आते भी हैं और उनकी मदद से ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
ओके। ये बहुत बड़ा नवाचार है। बिल्कुल सर, ये बहुत बेसिक अच्छा नवाचार है ये। ये टेंडर के अंदर जब हम दे देते तो वो बिल्कुल। ऐसा नहीं होता। ओके। सर, लोगों को वन संरक्षण के प्रति जागरूक कैसे कर सकते हैं और क्या हम कर सकते हैं इसके लिए? विशेष रूप से देखिएगा, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। हम लगातार इस प्रयास में रहते हैं कि जंगल सबका है। जी सर। जंगल किसी एक समाज का नहीं, एक किसी व्यक्ति का नहीं, हुँ, ये सबका है। बिल्कुल, और ये जब ऑक्सीजन सबको चाहिए। सही बात है। अब जब भी आपने देखा था कोरोना काल के अंदर भी ऑक्सीजन के सिलेंडर की माँग 3-3 4-4 हज़ार रुपए हाँ, हाँ पर सर, सिलेंडर हो बिल्कुल गई सही थी। बात है। अब आज जो हर एक पता है ना आपको कि हर एक के पेट से कितने लाख का 15 लाख का तो हम लोग सिर्फ़ ऑक्सीजन ले लेते हैं। और अभी सुप्रीम कोर्ट के एक कमेटी गठित की गई थी कि एक यो युवा पेड़ जो है अपने पूरे जीवन काल में कितना कि पैसों का वो अपना वो कर बिल्कुल। वो फ़ायदा देता है। हुँ, हुँ। मतलब इनडायरेक्ट बेनिफिट देता है। तो उसका एक कमेटी जो उसने डिसाइड किया कि करीब 72,000 से ऊपर, आई थिंक मेरे को थोड़ा-सा एग्ज़ैक्टली याद नहीं हुँ, आ रहा हुँ। है। इतना हर एक आदमी को ऑक्सीजन और ये सारी इनडायरेक्ट बेनिफिट वो एक पेड़ दे जी, देता सही बात है सर। है। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सर। और ये सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने डिसाइड करा और वो टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग कमेटी थी। उसने इस चीज़ को डिसाइड किया था। बिल्कुल। सर, जैसे आपने बताया कि वन हमारे लिए और पेड़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हुँ। सर, आप ये बताइए कि जंगल में रहने वाले जीव जो है, वो भी कितने ज़रूरी है हम लोगों के लिए? देखिएगा, यही पारिस्थितिकी तंत्र की बात है। हुँ, देखिएगा, एक फूड चेन है। जी। फूड चेन इस सेंस में कि शुरू में क्या था? चारों तरफ पानी ही पानी हुँ, था। धरा का अवतरण बहुत बाद में हुआ। धरा अवतरण होने के बाद जलीय पादप आए। जलीय पादप को खाने के लिए कुछ उसी के अंदर जीव-जंतु पैदा हुए। उस जीव-जंतु को खाने के लिए कुछ थोड़े से उससे बड़े जीव-जंतु पैदा हुए और फाइनली एक आदमी का रूप आया। धीरे-धीरे करके वो आदमी आदमखोर जो है वो बड़ा हुआ। बड़ा होकर के फिर वो आज के वर्तमान जो जो जिस रूप में एक आधुनिक व्यक्ति के रूप में वो अब जी, आया है, वो ए एक ही स्टेप में नहीं आया, लाखों साल लग गए। सही लाखों बात है। करोड़ों सालों का ये धरती का जो कैसे-कैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ, कैसे-कैसे पृथ्वी के ऊपर पादप आए, कैसे पादप के बाद में मानव आया, मानव के बाद में क्या उसकी जो आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया रही, वो सारी की सारी लाखों करोड़ों सालों का पुराना बिल्कुल। इस इतिहास है। इस इतिहास के अगर अंदर जाएँगे, तो हमें ये पता लगता है कि जो चेन है, वो फूड चेन जिसकी हम बात कर हुँ, रहे थे, हुँ। वो कैसे-कैसे बदलती है। जी, हर एक जैसे मान लीजिए हम फूड चेन के अंदर टाइगर को सबसे ऊपर मानते हैं। जी। टाइगर के लिए हमें हर्बीवोर्स चाहिए। हुँ, मतलब वो कार्निवोर है। तो कार्निवोर खाता है हर्बीवोर्स को। हुँ, तो हर्बीवोर्स को खाते हैं तो वो जो घास खाने वाले जैसे हिरण है, हुँ। चीतल है, ये जी, सब चीज़ें। आदमी तो दोनों चीज़ें खा जाता है। सही बात है। आदमी का तो कोई और दूसरी बात है, जैसे-जैसे मानव वो बहुत विकसित हुआ। वो अपने वैचारिक रूप से भी विकसित हुआ, मानसिक रूप से बहुत विकसित है और उसको विचार करने का और अपने भविष्य के बारे में चिंता करने का बहुत बड़ा उसके अंदर जी एक गुण सर। है। जबकि एनिमल कभी भी ऐसा नहीं करते, हुँ, हुँ। कभी भी कल की चिंता नहीं करते, उनको आज का खाया, आज खा लिया, बस हाँ, हाँ। कल हुँ, का हुँ। कल देखेंगे। लेकिन आदमी तो बहुत स्वार्थी है और स्वार्थ के बलीभूत होकर के वो आदमी कल की, परसों की और वो हमेशा अपने 7 पीढ़ियों की, जन्मों हुँ, की चिंता कर लेता है और इस तरीके से वो स्वार्थी जो व्यक्ति है, वो बहुत ज़्यादा जो है खुल कर के जो आज के जो संसाधन हैं, उनका दुरुपयोग भी कर रहा हाँ, बिल्कुल है कर ही और रहा है। इस तरीके से जो है उसका देखो एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ जी, कार्तिक जी कृतिका कृतिका जी जी। कि डेवलपमेंट इज़ नेसेसरी, हुँ, नो डाउट, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट के हिसाब से नहीं, फॉरेस्ट को तो ध्यान रखना ही पड़ेगा ना। आप सिर्फ डेवलपमेंट करते जा रहे हो, लेकिन आप जंगल के बारे में सोचो, प्राकृतिक चीज़ों के बारे में सोचो। यदि आपको जीवन जीना है, तो आपको दो अभी कोरोना काल ने ही से भी अपन ने सबक नहीं सीखा, तो कब सीखेंगे? जी सर। ये एक बहुत बड़ी कहानी है। मैं अभी एक चीज़ इसी में जोड़ना चाह रहा था कि देखिएगा ये जो मतलब ऑक्सीजन नहीं मिला तो आदमी मर गए, काफ़ी खत्म बिल्कुल। हुए, हैं? हम और आप जो है अगर दूसरी अभी देखो दिसंबर-जनवरी के अंदर हुँ, दिल्ली के हुँ। अंदर एक्यूआई क्या होता है? आपके प्रतापगढ़ का एक्यूआई क्या है? पता है आपको? नहीं सर। एयर
क्वालिटी इंडेक्स जो है हाँ। सिर्फ 40 से 50 के करीब है, और वहाँ ओके, 4-4 से 5-5 से पहुँच जाता है ओके, तो सर वो कितना इंडेक्स। होना चाहिए ये? तो ये बहुत नॉर्मल है अपना, हाँ, हाँ, इतना हाँ। ही होना चाहिए। अच्छा, इतना होना चाहिए, मतलब प्रतापगढ़ सही है, हाँ, सही है, हाँ, प्रतापगढ़ का तो बहुत अच्छी एक हाँ, हाँ। एक्यूआई है। जी, और हम और आप जिस जैसा जीवन जी रहे हुँ, हैं, कितने लाखों पेड़ों के बीच में आप लोग जी। जी रहे हो, ये प्रतापगढ़ की जनता को बहुत बड़ा एक वरदान कह ईश्वरीय सकते हैं, देन है, देन है, हाँ और ये जी, वरदान है। वरदान इस है। चीज़ को समझना चाहिए। बिल्कुल कि हम और बहुत अच्छी जगह पर हैं और बहुत अच्छी बहुत जगह, हाँ, नेचुरल जगह पे आप रह रहे हो। जी। आप देख लीजिए, अब कई कई जगह जाते हैं अपन, हुँ, जयपुर हुँ, में जाओ या दिल्ली हुँ, जाओ, हुँ। बड़ी-बड़ी मेट्रो सिटीज़ में जाइएगा। बिल्कुल, मेट्रो सिटीज़ में क्या है? जी। एक्यूआई बहुत ज़्यादा फेल्योर है, और वहाँ पर जो है आदमी अपनी साँस घुटती है उसकी, हुँ, हुँ, उस हुँ। साँसों की बीमारियाँ पैदा होती हैं, बिल्कुल, दुनिया भर की गोलियाँ खा रहा है, जब बिल्कुल। जा कर के वो आदमी जीवन जी रहा है। जबकि यहाँ ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा एक्यूआई है, और न केवल एक्यूआई है, इसके अलावा जंगल बहुत अच्छा है। बिल्कुल, जंगल इस भी वजह से बहुत सब अच्छा कुछ है। मिलता है। मतलब बस हमारे यहाँ बहुत अच्छी जगह पर लोग इस चीज़ से अवेयर ही नहीं है अवेयर कि नहीं है। बिल्कुल इसके बाद सर। देखो वही चीज़, ये अवेयरनेस आप लोगों के माध्यम से आनी बिल्कुल चाहिए सर, कि देखो इतनी अच्छी जगह रह रहे हो, नेचुरल जगह पे रह रहे सही हो, तो बात है। इसको आपको देखना चाहिए। बिल्कुल सर। सर ये बताइए कि वन संपत्ति से संबंधित विवादों का आप समाधान कैसे करते हैं? हाँ, ये देखो, समाधान तो देखो, कॉन्स्पिरेशन होता है और कंपाउंड पे होता हुँ, है। यदि कोई व्यक्ति अ, किसी भी तरीके से यदि अवैध गतिविधि में लिप्त हुँ, हुआ, हुँ, तो यदि उसको अगर वो ये चाहता है कि हम विभागीय रूप से साहब मैं इसका निपटारा चाहता हूँ, हुँ, तो हम उसकी रसीद काट देते हैं। जी। जो भी हमारा जो परिपत्र हुँ, जो हुँ, हमारा दे रखा हुँ, है, एनजीटी के निर्देश हैं या सरकार के जो निर्देश हैं, उसके हिसाब से हम लोग जो है उसका रसीद काट देते हुँ, हुँ, रसीद काट देते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन जो आदमी रसीद कटवाने में सक्षम नहीं है या नहीं जी, कटवाना जी। चाहता, तो कॉन्फिस्केशन करते हैं। माननीय न्यायालय के तहत जो भी राजसात करते हैं, वाहन भी राजसात होता है, और उसकी लकड़ी है, वो लकड़ी है या अन्यथा बजरी है, जो भी कुछ हुँ, चीज़ हुँ, होती हुँ। है, वो भी राजसात होती है। तो बिल्कुल। राजसात होकर के वो राज्य सरकार के उसके अंदर शामिल। सर वन क्षेत्र में जो कार्य करते हैं, आग बुझाते हैं, तो किन-किन इक्विपमेंट्स को उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? देखिएगा, हम इसमें कृतिका जी, हम बहुत सारा ध्यान रखते हैं। हमारा देखो, फॉरेस्ट फायर के लिए इक्विपमेंट्स आते हैं। हुँ, एक तो ब्लोअर आता है, जी। एक हमारे पास में एक वर्दियाँ होती हैं, जो आग के अंदर जाते हैं तो उसको एक अच्छा वो पहनते पहन हैं। के जाते हैं। हुँ, हुँ। एक फायर बीटर भी आते हैं, ओके। वो उसको भी करते हैं। एक झारा भी आते हैं, और वो पानी हमारे पास में अभी मैंने 2 एक अलग से एक मतलब इंस्टॉल करा करके पानी के टैंक हुँ, बनवा हुँ। करके उसको ट्रैक्टर के अंदर डाल हुँ, करके हम हुँ। उसको लेके भी जाते हैं और खींच के भी ले जाते हैं। ओके। तो वो अंदर जा कर के पानी के अंदर वो जंगल के अंदर जाते हैं, क्योंकि हम दमकल को भी बुलाते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन दमकल जंगल के अंदर सब जगह नहीं पहुँच पाती, सही क्योंकि जंगल बात के है। रास्ते नहीं है ना। हाँ, तो जंगल में कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई पर्टिकुलर ट्रैक है या ओके। उस ट्रैक पर जाकर के वो गाड़ी जा सकती है, लेकिन यहाँ तो कोई ट्रैक है नहीं। हुँ, हुँ, हुँ। वो तो सिर्फ और सिर्फ हम जैसे ट्रैक्टर से उससे वो हम ले जाते हैं, और हमारे पास में जो पानी के टैंक, वो एक प्लास्टिक के जो पीठ के ऊपर रख करके 2-2 3-3 10-10 15-15 लीटर के जो हुँ, हुँ। टैंक, वो बैग्स होते हैं, उस ओके, बैग्स को रख करके और फव्वारे के थ्रू भी हम पानी ओके, को बुझाते हैं। और वो बुझाने के साथ-साथ में ब्लोअर जो है बहुत अच्छा काम करता है। ओके। मैंने अक्सर ब्लोअर को बहुत अच्छा काम करते हुए देखा है। जो आग के विपरीत दिशा में हम लोग जितनी पत्तियाँ हुँ, जो हुँ, आग आग के अंदर जो शामिल होने वाली वनस्पति है, हुँ। उसको उसके द्वारा हम उड़ा देते हैं। तो उसमें अच्छा, एक फायर लाइन बन जाती है, और ओके। वैसे भी हम हुँ, लोग क्या हुँ। करते हैं, विभागीय रूप से भी हम फायर लाइनों का निर्माण कर रहे हैं। ओके। 6 मीटर की फायर लाइन, हुँ, मतलब हुँ। एक जगह से दूसरी जगह के 6 मीटर का गैप रखते हैं। जी। उस 6 मीटर की फायर लाइन बनाते हैं। उसके बीच में अगर एक पेड़, जलता हुआ पेड़ अगर दूसरी तरफ भी पड़ जाता हुँ, है, हुँ, हुँ। तो वो फायर लाइन की वजह से वो वहीं जल करके मतलब ओके। खत्म हो, वो आग जो है आगे हुँ, दूसरी जगह नहीं बढ़ पाती। तो ओके, इस तरीके की फायर लाइन का बनाने का भी हमारे यहाँ पेट्रोलिंग ट्रैक भी बनते हैं हमारे यहाँ। ओके। पेट्रोलिंग ट्रैक इसलिए बनाते हैं क्योंकि जंगल के अंदर पेट्रोल जब हम लोग निगरानी करने जाते हैं या हाँ, देखने जाते हैं, जब या घूमने फिरने का कोई मतलब हमारे रास्ते नहीं है या कोई देखने का, तो पेट्रोलिंग ट्रैक भी हम लोग बनाते हैं। ये ओके। विभाग जो है इसके लिए हमें टारगेट देता है, उस टारगेट के हिसाब से हम बिल्कुल, उसको फायर लाइन बनाना, पेट्रोलिंग ट्रैक बनाना, ये बिल्कुल। हमारा एक जिम्मेदारी है। सर जैसे आपने बताया कि वो जो
मैं उसे कह सकते हैं फायर ब्रिगेड जो है वो अंदर नहीं जा पाती, तो हाँ, ऐसे आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना आती है। करना पड़ता है कि टैंक वो उठा करके आग बुझाते हैं, तो बहुत मुश्किल है ये सर। इसका निवारण और हम इसके लिए कोई नए इक्विपमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, आपकी बात सही है बिल्कुल, लेकिन क्या है वर्तमान में जो संसाधन उपलब्ध हैं, उन्हीं का उन्हीं हम का लोग हम उपयोग कर पकड़ पाते हैं। सकते हैं। हमारे पास में अभी नए संसाधन आए नहीं हैं, जैसे हुँ, ही कोई नया संसाधन आता है, बिल्कुल। इस प्रकार का कोई इक्विपमेंट आता है, हुँ। तो हम उसका सदुपयोग करेंगे। बहुत बिल्कुल सर। अच्छा सर लगेगा। आपने बिल्कुल सही बात कही। सर ये बताइए कि वन के कट जाने के दुष्परिणाम क्या-क्या हो सकते हैं? वन कटने के दुष्परिणाम के रूप में कोरोना काल आया है। हाँ, ये जो कोरोना ऐसे ही नहीं आया, जी। ऐसे नहीं आया ये कोरोना। कोरोना बीमारी इसलिए आई क्योंकि व्यक्ति ने ये सोचना बंद कर दिया कि मेरा सिर्फ और सिर्फ मेरा स्वार्थ और मेरी ज़िंदगी, हुँ, इसके परे वो सोचने का विचार ही नहीं करता। जी, जबकि वास्तव में हकीकत बात ये है कि वन जो बचेगा तो सब बचेंगे, जी, और पर्यावरण बचेगा तो पारिस्थितिकी तंत्र बचेगा, जी, पारिस्थितिकी तंत्र बचेगा तो हम और आप सब जो एक चेन बनी हुई है जी जीवन सर, की, वो सब बचेंगे। बिल्कुल। अब आप देखिएगा, मैं कहना नहीं चाहता हुँ, कि जिस तरीके से हमारे लाखों एक 147 लाख जनसंख्या है। हुँ, अब आप बताइए इतनी जनसंख्या होने का और इतने चीज़ों को खाने पीने रहने की सारी चीज़ें जो हैं, व्यवस्थाएं जो हो रही हैं, क्या वो सब कुछ प्राकृतिक है? नहीं है। नहीं, सही दूध बात। देखिएगा, दूध कितना चाहिए, लेकिन दूध वो क्या हम मिलावट। मिलावट है। हुँ, तो ये जो चीज़ें हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं। ये बिल्कुल, बीमारियां जो बढ़ रहे हैं, कि गेहूं इंसान है। स्वार्थी बहुत हाँ, बनता जा रहा है अब जैसे अपने लिए। गेहूँ है, अब गेहूँ क्या क्या नेचुरल गेहूँ आ रहा है? नहीं आ रहा। दुनिया भर के उसमें बिल्कुल। एसिड्स हैं, वो डालते हैं। दुनिया भर के उसमें नाइट्रोजन है, एनपीके, दुनिया भर के जान क्या क्या खाद जी, मिला जी करके सर, जमीन भी दूषित हो रही है और अनाज बिल्कुल, भी दूषित हो रहा बिल्कुल है। सर। इस और वो क्यों हो रहा है? कृषक ये सोचता है कि मेरे उत्पादन सबसे ज़्यादा होना चाहिए, मेरा जी, उत्पादन अधिक से अधिक होना चाहिए। जी, तो और उसको सिर्फ यही लालसा, यही एक स्वार्थ कि भई मेरे को अधिक से अधिक उत्पादन धरती से लेना है, हुँ, धरती को नुकसान पहुँचा रहा है। बिल्कुल। और यह नुकसान जो है छोटा-मोटा नहीं है, जी ये सर, इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है और इसी से पब्लिक जो नई-नई बीमारियाँ आ रही हैं बिल्कुल, और आदमी जो है बहुत बिल्कुल। ज़्यादा बीमार होता चला चला जा बिल्कुल रहा है। सर, ये एक आदमी के जागरूक होने से कुछ नहीं होगा, हर एक इंसान को हर जागरूक आदमी होना हर पड़ेगा। आदमी को ज़रूर बहुत बिल्कुल ज़रूर, सर। बिल्कुल सर सही। जैसे कि आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, फॉरेस्ट ऑफिसर है, तो सर वन क्षेत्र अधिकारी की प्राथमिक ज़िम्मेदारियाँ क्या-क्या रहती है? देखिए, प्राथमिक ज़िम्मेदारियों के बारे में मैं आपसे अनुरोध करूँगा, मेरा जो मेन हुँ, उद्देश्य है, वन विकास, वन संरक्षण हुँ, और वन प्रोटेक्शन, हाँ, ये मेरी बहुत इम्पोर्टेंस जी, चीज़ें हैं। मेरी जो पोस्ट है डिप्टी कंज़र्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, ओके, कंज़र्वेटर, आई एम द कंज़र्वेटर हूँ। हाँ, मैं कंज़र्व करने वाला, बिल्कुल, संरक्षण देने वाला व्यक्ति हूँ बिल्कुल मैं। सर, मेरा काम है उसको प्रोटेक्ट करना, मेरा काम उसको डेवलप करना, मेरा काम है उसको संरक्षित करना। बिल्कुल, और मैं यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये वन क्षेत्र में 1,57,609, जैसे मैंने आपको बताया था उस जी, टाइम जी, जो जी, क्षेत्र जो बताया हुँ, था, इतने इतने हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड का कस्टोडियन हूँ। हुँ, सरकार ने इतना बड़ा वन ज़िम्मेदारी वन आपको दे जिम्मेदारी को दे रखी रखी है, है। तो जी, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, तो इसके अंदर मेरे को इतना सा एक बस यही मेरा उद्देश्य रहता है कि अधिक से अधिक फॉरेस्ट का डेवलपमेंट हो, संरक्षण हो और उसका विकास हो। इसके साथ साथ मेरा एक यहाँ अभी जो बात कर रहे थे अभी अपन, जी, कि बहुत सारे जो योजनाएं आती हैं, जी, योजनाएं नई नई, जैसे अभी बहुत अच्छी एक योजना है, माही डैम से जाखम डैम तक और हुँ, छोटी सादरी तक जी, एक हाई लेवल कैनाल, जो हाई लेवल की एक कैनाल का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ओके, ऐसे सड़क का डेवलपमेंट हुआ। ओके, दुनिया भर के आरडीएसएल वालों ने भी कुछ अपना काम किया। एक बड़ी नेचुरल एनएच हाईवेज बन रहे हैं कहीं अभी जैसे। तो ये जो सारी योजनाएं आती हैं, तो उन योजनाओं के अंदर जंगल की जमीन जाती है। जी, तो जंगल की जमीन के पेटे दूसरा एनएफएल की जमीन आती है, नॉन फॉरेस्ट लैंड भी आता है। जी सर, उसको प्रोटेक्ट करना, ये भी हमारी बिल्कुल, जिम्मेदारी है। बिल्कुल तो ये सर, सारी चीज़ें जो हैं जंगल के हिसाब से, जंगल के नियम से, जंगल के कानून बिल्कुल। के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल सर, आपने सही बात बताई। सर ये बताइए कि वन विभाग स्थानीय लोगों को वनों से संबंधित कोई आजीविका के अवसर प्रदान करता है? बिल्कुल कर रहा है। जस्ट मैंने आपको बताया, वन सुरक्षा प्रबंधन समितियाँ जो हैं जितनी भी हैं, हम उनको भी करते हैं। जैसे हर्बल गुलाल के लिए हमने तैयार किया है, ऐसे आदिवासी जो महिलाएँ हैं, उनको हर्बल गुलाल के साथ-साथ में वन सुरक्षा के अंदर जो खड्डे खोदने का काम है,
ट्रेंचें खोद रहे हैं ये लोग, ये सारे काम के अंदर हमारे जो महिलाएं काम कर रही हैं। और सभी को हमारा आमंत्रण है और सभी लोग जी, अपना, और उनको सीधा उसका भुगतान डीबीटी के माध्यम से हो रहा है। बिल्कुल ये सर, बहुत अभी नया एक कंसेप्ट है, वो डायरेक्ट बेनिफिट उनको सीधा मिल रहा है, बिल्कुल सर। सीधा उनको हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, जी सर। उनके अकाउंट के अंदर पेमेंट डाल रहे हैं। ओके। सर, जैसे कि सीता माता हमारा यहाँ का क्षेत्र है, तो सीता माता वन क्षेत्र को पर्यटन स्थल बनाने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं? अभी आपने बहुत अच्छी मोटी बात कही। अभी सीएम साहब ने अभी राज्य सरकार का एक जो ट्राइबल ट्राइबल के अंदर एक जो ट्रायंगल, एक धार्मिक ट्रायंगल के रूप में यहाँ पे सीता माता को भी लिया है, गौतमेश्वर को भी लिया है, आपने माता त्रिपुरा सुंदरी जी को लिया है, बाणेश्वर जी को लिया है, मानगढ़ धाम लिया है और ऋषभ देव जी को लिया है। जी, तो ये जो जगह हैं सभी जगह हैं, और इधर सांवरिया सेठ जी को लिया है। तो ये जो सारी जगह हैं धार्मिक एक यात्रा के रूप में जी, इनको ट्राइबल ट्रिप जो ट्रायंगल है उसके हिसाब से इनको डेवलप करने का जो पर्यटन का एक जी, रूप दिया है। तो ये बहुत ही सराहनीय है, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यदि सीता माता सेंचुरी का डेवलपमेंट होगा, और यदि वो सेंचुरी के अंदर डेवलपमेंट होगा तो सभी को उसका पर्यटन का फ़ायदा मिलेगा। और सीता माता सेंचुरी बेसिकली वाइल्ड लाइफ, सीता माता डीसीएफ वाइल्ड लाइफ चित्तौड़गढ़ के अधीन आती है। जी, लेकिन इतना मेरा ज़रूर सोच है कि जंगल के अंदर कुछ कानून होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उस नियम के तहत ही जो भी वैधानिक कार्रवाई को कानूनों के हिसाब से जो अपेक्षित होगा वो वो जो उपवन संरक्षक महोदय बिल्कुल, अपने हिसाब से करेंगे, बिल्कुल और सर। ऐसा मेरा आशा है। सर, ये बताइए कि जैसे कि हर इंसान जंगल में जाकर पेड़ नहीं लगा सकते, तो सर अगर वो घर रहकर हम शहर में ही रह कर के पौधे लगाए या कुछ कर सकता है वनों को बचाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए, तो वो क्या-क्या कर सकता है और ये कौन से बहुत पौधे लगा सकता बहुत है? ही मोटी बात कही है आपने। अभी जस्ट मैंने आपको जस्ट 2 मिनट पहले ही आपसे चर्चा हो रही थी, जब आप मैंने आपको अनुरोध किया था कि हाँ, राज्य सरकार जो है खुद मैं जैसे 2000 हेक्टेयर एक एरिया में के अंदर प्लांटेशन कर रहा हूँ, और लगभग 2000 के हिसाब से अगर लगाया तो करीब 4.5 लाख से ऊपर पौधे मैं लगाऊंगा, मतलब वन विभाग बिल्कुल, प्रतापगढ़ लगाएगा। लेकिन इसके अलावा 8 लाख से ऊपर पौधे हैं जो टीओएफआर के तहत लगने हैं। तो टीओएफआर मतलब ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट। ओके, तो इसमें आम जनता के लिए वो पौधे लगाने हैं। तो आम जनता के लिए मैंने मैंने जिला कलेक्टर महोदय जी को निवेदन भी किया है, एक पत्र के माध्यम से भी किया है कि आप एक टारगेट दें, सारे डिपार्टमेंट्स टारगेट दें। एजुकेशन है, आपका पीएचडी है, पीडब्ल्यूडी है, आपके इरिगेशन है, सारे डिपार्टमेंट हैं, जल संसाधन है, सारे विभाग जो बिल्कुल, हैं अपने अपने यहाँ पर पौधे रोपित कराएं। और जो सीओ साहब जो हैं जो प्रतापगढ़ के हैं उनके माध्यम से एक अलॉटमेंट होने चाहिए, उनको टारगेट मिलना चाहिए, और बिल्कुल, टारगेट के हिसाब से सभी लोग उसमें शामिल होंगे। और हमारा जो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट जो है वो टीओएफआर जिसको बोलते हैं, वो अगर राजस्थान के अंदर लगेगा, और अधिक से अधिक ये जो 10 करोड़ का जो टारगेट है राज्य सरकार का, कि भाई हमें राज्य सरकार को 10 करोड़ जो पौधे लगाने रोपित करने का जो टारगेट है वो पूरा होगा, ऐसा ओके। मेरी आशा है। बिल्कुल सर। तो सर आज अब हमारे रेडियो 9 पर मैं उम्मीद करूँगी हमारे श्रोता बहुत कुछ सीखेंगे कि प्रकृति को बचाना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। सर अंत में हमारे समाज को रेडियो 9 के माध्यम से कुछ संदेश दीजिए जो उन्हें काम आए। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि वन रहेगा तो सब रहेंगे, और जी, पर्यावरण रहेगा तो सब कुछ रहेगा। आप और हम सब मिलकर के वन का विकास करेंगे, वन का संवर्धन करेंगे, और वन का विकसित करने में आप सबकी महती भूमिका जो है बिल्कुल। हमारे लिए आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद रेडियो 9 से जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू।